जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी एमटीएस की आज की इस वीडियो में ये क्वेश्चंस आप दो बार देखेंगे। एक तो साथियों देखेंगे पहली बार इस क्लास में और दूसरी बार देखेंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो साथियों समझदारी इसी में होगी कि इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए अपनी शिफ्ट होने से पहले। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न आज की इस वीडियो में मैंने रखा है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो या चाहे वो साथियों मैथ हो, बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से आप इस बार क्रैक करें, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने एग्जाम को नेस्त नाबूद कीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गिद्दा ये एक लोक नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है? तो ये साथियों पंजाब में किया जाता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। असम में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक फसल कटाई का उत्सव है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए बोहांग बिहू की अगर बात करें तो ये एक उत्सव है, ये कटाई का उत्सव है। कैसी, किसकी कटाई का? तो फसल की कटाई का उत्सव है बोहांग बिहू। और ये कहां पर किया जाता है? ये साथियों असम में किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बीच समानता यानी कि ये मकर संक्रांति, ये पोंगल, ये लोहड़ी, ये वैशाखी, ये आखिर क्या है? इनके नाम आपने बहुत सुने होंगे। तो ये सभी पर्वों के नाम है फसल की कटाई पर जो साथियों पर्व होते हैं। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन सी है, मुझे बताइए। यानी कि बांसुरी वादक आपसे पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं जो बांसुरी बजाते हैं। तो पंडित हरिप्रसाद, अगर बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया की, तो ये साथियों बांसुरी से संबंधित हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। यानी कि आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो मैं कहूंगा ये तो असम में है। कहां पर है साथियों? ये असम में, इसलिए जिनका आंसर यहां पर डी है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य? इन दो में से एक क्वेश्चन आपसे साथियों पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको साथियों एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप वाकई में एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए क्विक साथियों बहुत फास्ट तरीके से दो पीडीएफ तैयार की गई। एक तो साथियों पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी जैसा पेपर आपका आ रहा है, तो वैसे साथियों 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। इन 10 पेपर को आप लगा लीजिएगा, जिसमें साथियों जीएस होगी, जिसमें आपकी इंग्लिश होगी, जिसमें आपकी रीजनिंग होगी, जिसमें आपकी मैथ होगी। और उसके अलावा जीएस का पोर्शन अप करने के लिए, जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए करंट अफेयर के साथियों पिछले 8 महीने के करंट अफेयर यानी कि 1000 क्वेश्चन वन लाइनर आपके लिए तैयार किए गए हैं। इन दोनों पीडीएफ को अगर आप ले लेते हैं तो मेरा मानना है कि तकरीबन 65 से 70% आपका पेपर इन्हीं दो पीडीएफ से आ जाएगा। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही। कैसे इन पीडीएफ को ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके साथियों आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले साथियों सरसरी निगाहों से देखकर अगर आप चले जाते हैं तो मेरा मानना है जीत आपको 100% मिल जाएगी, भले आपके एग्जाम में 1 दिन 2 दिन या उससे ज्यादा दिन हो। अब देखिए रोवा वन्यजीव अभयारण्य अगर आपसे पूछे तो ये तो त्रिपुरा में, ये कहां पर है साथियों? ये त्रिपुरा में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? तो इस पक्षी का नाम है डोंगरो। क्या? ड्रोंगो इस पक्षी का नाम है और ये भोजन को चुराने के लिए यानी कि दूसरे पक्षी के भोजन को चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है। उसके बाद देखिए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर ये कहां पर स्थित है? यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है साथियों? खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पत्थर की बनी नृत्य करती हुए पुरुष की मूर्ति जिसका नाम नटराज है ये किस स्थान पर पाई गई है? तो ये तो हड़प्पा में साथियों मिली है। कहां पर? ये हड़प्पा में मिली है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए सवाल ये बहुत शानदार है, एकदम टॉप लेवल के हैं और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने रियल शिफ्ट में देखेंगे। तो समझदारी इसी में है कि जो एग्जाम आपका है उसकी तैयारी आप पहले कर ले, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों जीएस के, पूरे 25 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखेंगे,
ठीक है ना। और पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंग्लिश के, और उसके बाद साथियों रीजनिंग देखेंगे और मैथ देखेंगे, ठीक है ना। तो आप साथियों समझ चुके होंगे गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सबसे अच्छा वीणा वादक भी था। तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर हो सकता है समुद्रगुप्त? अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। जो आपका मौर्य काल है ना, मौर्य काल, साथियों मौर्य काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो साथियों किसने किया था? आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया था। यानी कि भारत में सोने चांदी की मुद्राओं के स्थान पर उसने सस्ती धातुओं से बनी मुद्रा का इस्तेमाल किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश साझा करता है? तो मैं कहूंगा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश करता है। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में आपको बताना है। किसमें साथियों? अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपको यह पता है साथियों कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, यह नहीं होगा, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति से छोटा साथियों बुध नहीं है, शनि है, उससे छोटा यूरेनस है, और फिर साथियों नेपच्यून हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल। धर्म पालन करने का अधिकार बिल्कुल देता है। समानता का अधिकार देता है, बिल्कुल। समान आवास का अधिकार नहीं देता है, नहीं देता है साथियों। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, मुझे बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम को क्रैक कराने में ये चैनल साथियों आपकी बहुत बड़ी एक भूमिका होगी, बहुत बड़ी साथियों मदद होगी आपके लिए। क्योंकि साथियों पूरी जान में लगा देता हूं आपको पढ़ाने के लिए, कंटेंट को तैयार करने के लिए। वो ऐसे संभावित क्वेश्चन साथियों आपके सामने लेकर आता हूं जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों क्लासेस से बाहर पेपर नहीं जाता है और ना जाएगा, तो विश्वास करके साथियों इन सभी सवालों को आप देखिए, आपको बहुत फायदा आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को साथियों कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत में इनमें से राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यानी कि भारत का एक ऐसा राज्य बिहार है जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आपको मालूम होना चाहिए। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम साथियों क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है साथियों? राइबोफ्लेविन। ये किसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है? तो विटामिन बी का है। उसके बाद देखिए, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मैं कहूंगा पोटेशियम की बात चल रही है। पोटेशियम आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब 5 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, जो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हाल ही में एक सांस्कृतिक उत्सव जिसका नाम है कशुर रिवाज उत्सव, ये कहां पर संपन्न हुआ है? ये साथियों जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमित नेगी, और अमित नेगी को ही प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर आपसे ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर सुल्तान अल जावेर की नाम। क्या ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से साथियों सुल्तान अल जावेर को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, मार्च 2024 में जो
चमेली देवी जैन पुरस्कार था ना, ये किसको दिया गया था? तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ग्रीष्मा कुमार को दिया गया था और रितिका चोपड़ा को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी ये आपका दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यहां पर अगर बात करें अब रीजनिंग के बहुत अधिक नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के आप लोग देखेंगे रीजनिंग के। यहां पर कहा जा रहा है कि दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, यानी कि ये एक घन को ओपन शेप आपको दिख रही है। इस प्रकार बने घन में क्यू अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा आएगा? अब क्यू कहां पर है? क्यू साथियों यहां पर। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, अगर आपसे इसका यहां पर अगर एस लिखा होता कि इस अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा, तो इस के विपरीत कौन होगा साथियों? एक को छोड़कर टी, तो साथियों टी होगा। अगर आपसे पूछा जाता क्या कि पी का अपोजिट क्या होगा, यानी कि पी अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होता, तो आप आर बताते, यानी कि पी का पूछा जाता आर बताते, आर का पूछा जाता पी बताते। क्यू का अगर पूछा जाए तो साथियों यू आपको बताना है, या यू का पूछा जाए तो आपको क्यू बताना है। तो मैं कहूंगा कि क्यू का फलक के विपरीत वाला कौन सा होगा, तो साथियों यू होगा। यू आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, मनोज कपिल के पिता हैं, कपिल माया का इकलौता बेटा है, काव्या माया की बेटी है और नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। कपिल का नेहा से क्या संबंध है, यानी कि नेहा क्या कहेगी कपिल को, ये आपसे यहां पर पूछा जाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को हम लोग करेंगे। कहने के मनोज कपिल के पिता हैं, तो मान लीजिए साथियों क्या कपिल आपके ये हो गए, और कपिल के पिता कौन यहां पर कहे गए हैं? कपिल के पिता यहां पर कहे गए मनोज हैं, तो मनोज पिताजी हो जाएंगे, कपिल उनका बेटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि कपिल माया का इकलौता बेटा है, यानी कि माया इनकी मां है, तो माया जब इनकी मां है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे और ये साथों इकलौता बेटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि काव्या माया की बेटी है। अच्छा, माया का इकलौता बेटा है मतलब कोई और बेटा नहीं है, और इनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम क्या है साथियों? काव्या माया की बेटी है। तो काव्या कौन हो जाएगी, यानी कि काव्या और कपिल ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे और ये दोनों माता पिता हो जाएंगे। उसके बाद कह रहे कि नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। अब काव्या की भी एक बेटी आ गई है जिसका नाम है साथियों नेहा। तो कह रहे कि कपिल का नेहा से क्या संबंध है, यानी कि नेहा क्या कहेगी कपिल को, तो नेहा क्या कहेगी? नेहा का कपिल कौन है? मम्मी के भाई हैं, तो मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है साथियों? मामा कहा जाता है। यानी कि आपका जवाब जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि मामा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। जैसे यहां पर साथियों 154 से 10 बनाया गया है, उसी प्रकार अगर बात करते हैं 261 से साथियों कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1 + 5 + 4 को आपस में जोड़ते हैं तो ये 10 नंबर बनता है। बिल्कुल उसी प्रकार 2, 6, 8 और 1, 9, यानी कि यहां पर साथियों 9 आ जाएगा। क्या 9 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, यानी कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, यहां पर अगर बात करें ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं कहीं ना कहीं सवाल वही आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी चुनिंदा क्वेश्चन है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। कह रहे कि अब इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से सबसे विषम आपको बताना है कौन सा सबसे विषम है। इसके लिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए आर होता है 18 पर, यू होता है 21 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, उसी प्रकार एस होता है 19 पर, वी 22 पर होता है, और ये आपका 26-25 पर होता है, जे होता है 10 पर, एम 13 पर होता है, ओ 15 पर होता है, उसी प्रकार एन 14 पर होता है, क्यू 17 पर होता है और एस 19 पर होता है। यहां पर सबसे अलग कौन सा है? देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों 14 से 17 हुआ, यानी कि 3 बढ़ाया गया, यहां पर 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 3 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, यहां पर साथियों कितना बढ़ाया गया? यहां पर तो भाई 20, 21, 22, ठीक है 20, 21, 22, तो यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर भी 3 बढ़ा दिया गया है, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर साथियों 2 बढ़ाया गया। यानी कि मैं कहूंगा सबसे अलग लॉजिक जो लगा है वो किस ऑप्शन में लगा है? वो ऑप्शन नंबर साथियों बी में लगा है। तो बी क्या होगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करना है जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो खाली जगह दिख रही है उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से साथियों लेटर आएंगे। तो इस टाइप का सवाल साथियों एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है। तो इस सवाल को साथियों आप कैसे करेंगे देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि इसमें लेटर आप लोग को काउंट करना होता है विद खाली जगह, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कुल मिला के 16 लेटर हैं। तो मैं कहूंगा 4 का पेयर बनेगा, जैसे कि 1 2 3 4, ये आपका 4 का एक पेयर बन गया। एक सेकेंड, ये आपका 4 का एक पेयर बन गया और 1 2 3 4 ये आपका 4 का बन गया और 1 2 3 4 ये 4 का बन गया और 1 2 3 4 बन गया। अब शुरू में आप देख रहे हैं BAD लिखा हुआ है, तो यहाँ पर BA लिखा हुआ है, D नहीं लिखा है तो D मैंने लिख दिया। अब पूरा क्या बन गया BADF, तो यहाँ पर BA आ जाएगा, BADF हो गया, यहाँ पर B आ जाएगा, BADF हो गया और यहाँ पर BADF, यहाँ पर F आ जाएगा। अब आपको देखना है साथियों कौन सी चीजें आपने कौन कौन से लेटर अपने पेन से लिखे। आपने B लिखा है, आपने A लिखा है, आपने साथियों D लिखा है और आपने F लिखा है। तो BADF कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा साथियों BADF तो आपका ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर कहा गया है कि 5 मित्र हैं ABCDE, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो एक सीधी पंक्ति मैंने बना ली और 5 लोगों की मैंने जगह बना ली, 1 2 3 4 और ये साथियों 5। कह रहे हैं कि A और B एक दूसरे के बगल में बैठे, यानी कि A और B बिल्कुल नजदीक बैठे हैं। उसके बाद कहा गया है कि B जो है ना, B ये A और C के बीच में बैठा है बिल्कुल। अब देखिए यहां पर 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब ऐसे भी बन सकता है B और C के बीच में, B और C के बीच में, A और C के बीच में क्या है, B है। और ऐसे भी कंडीशन बन सकती है कि A और C के बीच में B है। तो अभी हमें नहीं पता है कौन सी कंडीशन सही होगी, तो इसको आपको स्किप कर देना है। उसके बाद कहा गया है कि A जो है ना ये D के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो इतनी बात आपको समझ में है। मान लीजिए अगर साथियों क्या यहां पर कहा गया है कि D के बाईं ओर, मान लीजिए D यहां पर है, D के बाईं ओर तीसरा स्थान क्या होगा, 1 2 3, यानी कि A यहां पर आ जाएगा। अरे भाई D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर A है, हो गया। D दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। अगर दायां सिरा हम देखें, दायां सिरा ये हो जाएगा, तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर D है, ठीक है। अच्छा D यहां पर है ना, तो साथियों मैं कह सकता हूं, चलिए इसको अभी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहां शुरू से देखिए, या इसको अगर पकड़े तो ये कह सकते हैं D जो है ना ये दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, यानी कि यहां पर हमें एक और बढ़ाना होगी। जब हमने यहां पर एक बढ़ाया है तो इसको हम कट कर देंगे, इस जगह को हम कट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मतलब कुल मिला के कहा गया था कि D के बाएं और तीसरे स्थान पर A है, D के बाएं और तीसरे स्थान पर A है। उसके बाद कहा गया है कि A और B एक दूसरे के बगल में बैठे, यानी कि अगर A यहां पर है तो जाहिर सी बात है B यहां पर होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि A और C के बीच में B है, तो A और C के बीच में कौन है साथियों, B है, ये भी हो गया। A ये भी हो गया। D दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। अब बचा कौन है साथियों, E बचा है, तो E यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी आपने बैठाल दे जहां जहां लोग बैठना थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन है साथियों, C है। तो मैं कहूंगा C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर जो लॉजिक लगा है, जैसे कि 7 308 11, वही लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से कहां पर होगा, ये आपसे यहां पर कहा जा रहा है। देखिए यहां पर 308 है, 11 है, 7 है। अगर हम बात करें साथियों, क्या 308 7 से विभाजित हो सकता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बिल्कुल हो जाएगा। क्या 308 11 से विभाजित हो सकता है, 11 बिल्कुल ये भी हो जाएगा, 11 दूना 22 और 8 चला जाएगा, 11 8 88, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो लॉजिक लगा है वो ये लॉजिक होगा कि ये नंबर भी इसको विभाजित करता है, ये नंबर भी करता है। क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। देखिए 9 से 160 विभाजित नहीं हो पाएगा, 8 तो कर देगा लेकिन 9 नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 6 कितने हो, 6 3 18 हो जाएंगे अगर 6 को 239 से विभाजित करें। देखिए ठीक है, 6 3 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 5 बचेगा, 59 भी नहीं होता, यानी कि यह भी नहीं होगा। अगर साथियों 324 की बात करें, क्या ये 9 से विभाजित है, 9 3 27 और कितना जाएगा साथियों, 5 जाएगा, 9 ठीक है, 9 5 45, 9 6 54, तो ये तो विभाजित हो गया। आप देख लीजिए क्या 324 ये
12 से भी विभाजित है तो 12 कम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना जाएगा? 8 जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, यानी कि मैं कहूंगा कि 12 और 9 ये दोनों 324 को विभाजित करते हैं। जो यहां पर लॉजिक है वही लॉजिक यहां पर है, क्योंकि 308 7 से भी और 11 से भी विभाजित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि गति का संबंध जैसे कि स्पीडोमीटर से है, उसी प्रकार वायु दाब का संबंध किससे होगा? देखिए जिस प्रकार से गति स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है, उसी प्रकार वायु दाब की अगर बात करते हैं साथियों, वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तो बैरोमीटर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बता दीजिए कि साथियों अनाज, चुकंदर और कीवी के लिए सही आरेख क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये अनाज एक अलग चीज है, चुकंदर एक अलग चीज है और कीवी एक अलग चीज है। तो ऐसा लॉजिक क्या यहां पर है? नहीं। क्या यहां पर है? नहीं। यहां पर भी नहीं है साथियों। ऐसा ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एक नंबर सीरीज है, 21 है, उसके बाद साथियों 32 है, उसके बाद 54 आ गया है। आपको बताने यहां पर कौन सा होगा, और उसके बाद 131 ही आना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपका क्या लॉजिक लगा? देखिए 21 से 32 हुआ है, मैं कह सकता हूं 11 यहां पर बड़ा है। 32 से 54 हुआ है, मैं कह सकता हूं 22 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर 33 बढ़ेगा। तो 54 और 33 कितना हो जाएगा साथियों? 87 हो जाएगा। क्या 87 यहां पर आएगा? एक बार देख लीजिए, अगर यहां पर 44 बढ़ रहा है तो 7 4 11, 11 का 1 हासिल लग गया 1, और ये 9 और 4 13, बिल्कुल साथियों 87 यहां पर आएगा, और 87 आपके ऑप्शन में भी है। तो आपका जिनका भी आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आप लोग देखेंगे इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन साथियों? पूरे 25 क्वेश्चन। और यहां से इन 25 क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते, इनको तैयार कर लेते, तो यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन अपने रियल एग्जाम यानी कि रियल शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो पहला वर्ड है यानी कि वन वर्ड, पहला वर्ड जो क्वेश्चन है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। तो अब अगर साथियों बात करते इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, यानी कि घृणात्मक, क्या घृणात्मक, जिससे साथियों घृणा की जाए। तो साथियों यहां पर घृणात्मक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंटीपैथी कहा जाता है, यानी कि ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। इसको अगर वन वर्ड में कहा जाए तो एंटीपैथी कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड आपके सामने है, एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, वही आपसे साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर साथियों फ्यूटाइल लिखा हुआ है। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार में, ठीक है ना? अरे भाई ये काम तो बेकार है, ये काम तो बिल्कुल अपना बेकार समय अपना व्यतीत कर रहे हो, ठीक है? तो कुल मिला के इसको बेकार कह सकते हैं। फ्यूचर की अगर बात करें, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी स्पेलिंग सही है। फर्नेस की अगर बात करते हैं साथियों, इसको कहते हैं भट्टी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों भट्टी। लेकिन यहां पर साथियों फेरुटाइल जो वर्ड लिखा हुआ ये गलत है, फर्टाइल वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि FERTILE होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपजाऊ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें आपको बताने कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग क्या है साथियों गलत यहां पर है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या। देखिए अगर यहां पर बात करें साथियों, प्रोक्यूर लिखा हुआ है। प्रोक्यूर की अगर बात करते हैं, प्रोक्यूर का मतलब होता है कहीं ना कहीं खरीदना। क्या? कोई भी चीज खरीदना, इसको खरीद कहा जाएगा, ठीक है ना? उसके अलावा अगर बात करें, देखिए इसकी स्पेलिंग भी सही है, ठीक है ना? उसके अलावा अगर बात करें, मुझे जो दिक्कत लग रही है, मुझे दिक्कत साथियों इसमें लग रही है, ठीक है? क्योंकि ये साथियों मेडियोकर लिखा हुआ है। मेडियोकर की अगर बात करते हैं कैसे स्पेलिंग लिखी जाती है? MEDIOCRE। तो ऐसे स्पेलिंग लिखी जाती है साथियों मेडियोकेयर की। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधारण। तो मैं कहूंगा कि कौन सी स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाली स्पेलिंग गलत है। उसकी सही कैसे लिखी जाएगी ये भी मैंने आपको बताई। साथियों जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, ठीक है ना, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो मैथ के हो, बिल्कुल साथियों वही पैटर्न मैंने अपनाया है जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने। तो आप अगर इन सभी सवालों को देखते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जीत होगी, आपकी शिफ्ट में, आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सभी क्वेश्चंस को देखते जाना है। एंटोनिम बताने आपको साथियों इमर्ज वर्ड का। तो इमर्ज वर्ड की अगर बात करें, इमर्ज का मतलब होता है साथियों प्रकट होना। क्या भाई? सामने आ जाना या प्रकट होना, इसको खैर हम लोग कहते हैं
इमर्ज को। अब इसका एंटोनिम पूछा गया है साथियों, तो मैं कहूंगा गायब हो जाना। इवॉल्व का मतलब क्या गायब हो जाना होता है? नहीं साथियों, इसका मतलब होता है विकसित करना। उसके अलावा टर्मिनेट की अगर बात करें, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्ति। प्रोग्रेस की अगर बात करें, प्रोग्रेस का मतलब होता है साथियों प्रगति। ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। एंटोनिम क्या है साथियों? डिसअपियर है। क्यों? क्योंकि डिसअपियर का मतलब होता है साथियों एकदम से गायब हो जाना या अदृश्य होना। क्या? अदृश्य होना इसको हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इमर्ज वर्ड का एंटोनिम आपका डिसअपियर ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्वेश्चन आपका ये कहां से शुरू हुआ है? यहां से हुआ है। देखिए कह रहे कि 4 सेगमेंट है, एक सेगमेंट में कहीं दिक्कत है। कहां पर दिक्कत है आपसे पूछा जा रहा है। द यूज ऑफ द एनिमल पावर, ठीक, एक ये सेगमेंट हो गया। इज नाउ कंसिडर्ड, एक ये सेगमेंट हो गया। बाय मैनी पीपल, एक ये हो गया। और टू बी आर्कैक एंड इनसफिशिएंट, ठीक है ना। इनसफिशिएंट नहीं लिखा हुआ बल्कि इनएफिशिएंट लिखा हुआ है। तो यहां पर दिक्कत आपको कहां पर लग रही है साथियों, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर साथियों बात करें, बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए, द यूज ऑफ द एनिमल पावर लिखा हुआ है, बल्कि द यहां पर नहीं आना चाहिए था, सिर्फ होना चाहिए था द यूज ऑफ एनिमल पावर इज नाउ कंसिडर्ड बाय मेनी पीपल टू बी, ठीक है, आर्कैक एंड इनएफिशिएंट। तो मैं कहूंगा कि यहां पर द एनिमल पावर ये गलत है, यानी कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, द यहां पर नहीं आना चाहिए था। बाकी आपका पूरा सेंटेंस सही है। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि द डॉग्स लाइफ का मीनिंग आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है? डॉग्स लाइफ को अगर हिंदी में साथियों कहें तो बहुत बेकार जीवन। क्या? बहुत बेकार जीवन, ठीक है, बहुत बेकार जीवन ही तो इसको हम लोग कहेंगे। तो इसमें इंग्लिश कौन सी होगी? लग्जरियस लाइफ नहीं, शेल्टर्ड लाइफ नहीं साथियों, माइजरेबल लाइफ। माइजरेबल लाइफ कहीं ना कहीं इसको बेकार जीवन ही कहा जाएगा। अब यहां पर साथियों आपको खाली जगह बताना है, जैसे कि ही हैंडल्ड आएगा, ही हैंडल्ड टू फाइंड द सेकंड हैंड बुक इन ए शॉप, यानी कि या मैनेज्ड आएगा या साथियों ट्रेंड आएगा या अचीव्ड आएगा। कौन सा वर्ड यहां पर आएगा साथियों मुझे बताइए। देखिए यहां पर मेरे हिसाब से मैनेज्ड आना चाहिए। क्यों मैनेज आना चाहिए? क्योंकि मैनेज का मतलब क्या होता है साथियों? प्रबंध होता है। यानी कि मैंने प्रबंध किया, फाइंड यानी कि ढूंढने की, मैंने ढूंढने का प्रबंध किया सेकंड हैंड बुक, सेकंड हैंड बुक को ढूंढने का प्रबंध किया इन ए शॉप, शॉप में से। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर मैनेज के साथ जाना चाहिए। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, क्या था साथियों? बी था या सी था? जो भी था मैनेज आना चाहिए, बी था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हैम्पर का आपसे पूछा जाएगा कि सिनोनिम क्या होता है। तो हैम्पर की अगर बात करें साथियों, हैम्पर का मतलब होता है रोकना, यानी कि बाधा डालना। क्या इसको कह सकते हैं साथियों? बाधा। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? मैं कह सकता हूं क्या लूजन होगा। लूजन का मतलब तो ढीला करना होता है। एक्सप्लेन का मतलब समझाना होता है। हिंडर की अगर बात करते हैं साथियों, हिंडर का मतलब होता है रोकना। क्या? हिंडर का मतलब हो तो रोकना, यानी कि बाधा का सिनोनिम हो जाएगा रोकना, यानी कि हैम्पर का सिनोनिम हो जाएगा हिंडर। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। परमिट की अगर बात करें साथियों, इसका मतलब होता है अनुमति देना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहां पर अगर बात करें बोनांजा का आपको सिनोनिम बताना है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए बोनांजा का मतलब पता क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है उपहार, यानी कि गिफ्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? बोनस, बेन, बम्प या ब्रिक। तो मैं कहूंगा बोनस कह सकते हैं। बोनस का मतलब क्या होता है? अरे भाई बोनस आपको मिला तो कहीं ना कहीं इसको भी उपहार, ठीक है ना, कह सकते हैं हम लोग। ये तो बोनांजा का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोनस हो जाएगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, यूजुअली, कंस्टेंटली या कॉमनली। तो यहां पर खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा? मैं कहूंगा रेगुलरली आएगा, यानी कि आप अपनी मेडिसिन रेगुलरली लीजिए, लेना चाहिए। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि टू कैच समवन्स फैंसी। टू कैच समवन्स फैंसी का मतलब क्या होगा साथियों? देखिए और मुझे बताइए। चलिए देखिए किसी से कुछ कहना, टू कैच समवन्स यानी कि किसी से फैंसी यानी कि कुछ कहना। तो टू अपील टू समवन, कैच द इन्फेक्शन नहीं, इमेजिन थिंग्स नहीं साथियों, ड्रेस अप नहीं साथियों। मैं कहूंगा टू अपील टू समवन, ये आपका इसका मीनिंग हो जाएगा किसका साथियों? टू कैच समवन्स फैंसी का। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि रीमा ने डिक्लेयर किया कि शी डज नॉट हैव मच
इंफॉर्मेशन, जस्ट 2 बैग्स, या लगेज, या फर्नीचर, या बर्डन। देखिए रीमा ने डिक्लेयर किया कि उसके पास नहीं है मच लगेज। लगेज का मतलब क्या हो जाएगा, सामान, यानी कि उसके पास सामान नहीं है। जस्ट 2 बैग्स यानी कि सिर्फ 2 बैग्स है उसके पास, ज्यादा सामान नहीं है। तो यहां पर लगेज आएगा, यहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ी ना आएगा, ना फर्नीचर आएगा, ना बर्डन आएगा। मैं कहूंगा आंसर जिनका बी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, एट द टाइम आई वॉज ड्राइविंग नियर दिल्ली, आई क्या लिखा हुआ है, आई परफेक्टली, क्या आई परफेक्टली फेल्ट द नीड टू स्ट्रेच माई लेग। अब आपको बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, एफर्ट, लेजली, या सडनली, या नॉर्मली, या साथियों पार्टियली। तो यहां पर अगर साथियों बात करते, देखिए एट द टाइम यानी कि उस समय पर, आई वॉज ड्राइविंग नियर दिल्ली, मैं दिल्ली के नियर एक तरीके से ड्राइविंग कर रहा था। आई परफेक्टली फेल्ट, मैंने परफेक्टली फेल्ट किया, फील किया, टू नीड टू स्ट्रेच यानी कि मुझे मेरे लेग को स्ट्रेच करने की जरूरत है। तो साथियों ये तो परफेक्टली यहां पर नहीं आना चाहिए। हाँ, यहां पर अगर सडनली आ जाता कि मुझे ऐसा सडनली फील हुआ कि मुझे अपने पैर को, लेग्स को स्ट्रेच करने की नीड है, तो यहां पर सडनली बिल्कुल सही हो जाता। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, यानी कि यहां पर आपको बताने कि इसमें कौन सा वर्ड गलत है मुझे बताइए। देखिए अप्रूव लिखा हुआ है, अप्रूव की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है मंजूरी, किसी चीज की मंजूरी मिलना यानी कि अप्रूवल मिलना। प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, प्रेजेंट जैसे कि जो प्रेजेंट काल चल रहा है ना, वर्तमान, इसको हम लोग कह सकते हैं। प्रोग्रेस की अगर बात करें, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है भाई, उन्नति, उन्नति हो रही है, प्रोग्रेशन हो रही है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए डिलीशियस वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूं, DELICIOUS, डिलीशियस वर्ड होता है, ये गलत लिखा हुआ है। और डिलीशियस का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपको एंटोनिम बताना है, किस वर्ड का एंटोनिम बताना है साथियों, हम्बल का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। देखिए हम्बल का मतलब क्या होता है साथियों, कहते नहीं कि बड़ा विनम्र है, तो विनम्र मतलब होता है साथियों हम्बल का। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों, इसका एंटोनिम क्या मॉडेस्ट हो जाएगा। मॉडेस्ट का मतलब भी साथियों कहीं ना कहीं यह विनम्र होता है। बोरिंग की अगर बात करें, बोरिंग कहते हैं उबाऊ को, उबाऊ आदमी को, कि बड़ा बोरिंग है भाई, ठीक है। फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब कि भाई एकदम फेयर है, एकदम साफ सुथरा है। एरोगेंट की अगर बात करते हैं, एरोगेंट यहां पर बिल्कुल साथियों विनम्र का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हम्बल का एंटोनिम अगर पूछे तो एरोगेंट ही आपको साथियों बताना है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि वन हु डिसबिलीव द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा बंदा जो डिसबिलीव यानी कि विश्वास रखता हो गॉड के एक्सिस्टेंस में, तो मैं कहूंगा उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों कहीं ना कहीं नास्तिक कहा जाता है, यानी कि नास्तिक की इंग्लिश क्या होगी, एथिस्ट होगी। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बताना है साथियों कि अपोज का एंटोनिम क्या हो सकता है। तो अपोज का साथियों एंटोनिम क्या होगा मुझे बताइए। अपोज का मतलब क्या होता है, कहते नहीं भाई ये तो मेरे अपोजिशन में है, यानी कि ये तो अपोजिट है, तो अपोज का मतलब होता है विरोध। क्या इसका मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है विरोध। तो अगर बात करते हैं साथियों एसिस्ट इसका एंटोनिम होगा नहीं, क्यूरल इसका, क्योंकि क्यूरल का मतलब झगड़ा होता है साथियों, ये तो हो ही नहीं सकता इसका एंटोनिम। और असिस्ट का मतलब क्या होता है, सहायता होता है, मदद होता है। उसके अलावा फेवर की अगर बात करते हैं, बिल्कुल कहते भाई ये तो मेरे फेवर में है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये तो मेरे अपोजिट में है, यानी कि ये तो मेरे विरोध में है। तो कहीं ना कहीं अपोज का एंटोनिम जो होगा वो फेवर होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कंट्रोल को कहते हैं नियंत्रण। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अब आपको इर्रेगुलर का सिनोनिम बताना है। इर्रेगुलर का अपोजिट होता है साथियों इर्रेगुलर, ठीक है ना, यानी कि जो काम रोज नहीं किया जाता, यानी कि अनियमित, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनियमित कह सकते हैं, जो नियमित नहीं होता है। अब इसका आपसे सिनोनिम साथियों पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें स्मूथ होगा, क्या इसका स्मूथ मतलब चिकना होता है, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, ये इसका साथियों सिनोनिम नहीं होगा। यूजुअल का मतलब भी सामान्य होगा, नहीं होगा। अनइवन होगा, क्या साथियों अनइवन, अगर बात करें अनइवन का मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है।
वन हु सुपरवाइजेज इन एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल में साथियों एक तरीके से सुपरवाइजेस करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको तो साथियों निरीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, उनको साथियों निरीक्षक कहा जाता है। तो निरीक्षक की इंग्लिश आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो क्या कहा जाएगा साथियों, इन्विजिलेटर कहा जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पर गलत लग रही है मुझे बताइए। देखिए निजी प्राइवेट है और प्राइवेट का मतलब निजी होता है, तो निजी की तो स्पेलिंग साथियों क्या हो गई, निजी की स्पेलिंग आपकी हो गई प्राइवेट, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर साथियों, प्रिविलेज लिखा हुआ है, प्रिविलेज नहीं होता है साथियों। राइट अगर स्पेलिंग की हम बात करते हो तो PRIVILEGE होता है, यानी कि प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज नहीं होता है। और प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं विशेष अधिकार होता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, विशेष अधिकार होता है। तो मैं कहूंगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाले की वर्ड की स्पेलिंग गलत है। और गलत है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। और प्रिवेलेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब भी साथियों बिल्कुल इसकी स्पेलिंग भी सही है। इसका मतलब क्या होता है, प्रचलित। जो चीज भी आजकल साथियों प्रचलित में है, यानी कि प्रचलित को इंग्लिश में प्रिवेलेंट कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से साथियों क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, मैथ के सभी बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10 क्वेश्चन में 10 टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। कह रहे हैं कि कोई तालाब है, 50 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर गहरा है। तो कहने कि तालाब की धारिता क्या होगी। कभी भी अगर लंबाई, चौड़ाई और आपको गहराई दे रखी हो और धारिता आपसे पूछे तो जो 3 नंबर आपके सामने होंगे ना, आपस में गुणा आपको कर देना, यानी कि 50 गुणा 25 गुणा 4। अब इनको साथियों गुणा करके कितना आ जाएगा, मैं कहूंगा 25 चौक 100, 100 पंजे 5000, ठीक है। यानी कि 100 की अगर किससे गुणा कराएंगे, 50 से करेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 5000 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5000 मीटर जिनका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 5427 हो जाता है। तो धनराशि आपसे पूछी जा रही। देखिए सबसे पहले आपको दर दे रखी है, यानी कि आर दे रखी है 9%। आपको समय भी दे रखा है साथियों, समय आपको दे रखा है 6 वर्ष। आपको साधारण ब्याज भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 5427 दे रखा है। आपसे धनराशि पूछी जा रही है, यानी कि पी पूछी जा रही है। तो धनराशि यानी कि पी बराबर क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे पी। तो ये हो गया बचा आर और बचा टी, तो ये गुणा कर दोगे तो पी आपका निकल आएगा। साधारण ब्याज कितना है साथियों, 5427 है, 5427 गुणा 100 लिख लेंगे। और P इंटू टी, P कितना है, P थोड़ी ना, R इंटू टी, R कितना है साथियों 9 और T कितना है 6। तो इसको साथियों कैलकुलेट आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा साथियों, अगर हम इसको कट करें या 9 से अगर कट करें, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 0 आ जाएगा, 9 तियां 27 आ जाएगा। अब 6 से अगर कट करें, 6 से रहने दो साथियों, 2 से कट करो, 2 तियां 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 तियां 6, 2 तियां 6, 0 या एक काम करो 3 से कट होगा ये भाई साहब। किससे कट होगा, ये आपका 3 से कट होगा। यहां पर क्या आया था, 3 आया था। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 0 और 3 एकम 3, ठीक। इसको अगर कट करेंगे तो यहां पर साथियों 50 आ जाएगा। यानी कि अब आपको 201 गुणा 50 की गुणा कराना है बस साथियों। तो 201 की गुणा 5 से करा लेते हैं साथियों। 5 एकम 5 आ जाएगा, 0 5 चौक आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 0 का 0 लग जाएगा, यानी कि 10,050 आपका राइट आंसर आएगा। तो कुल धनराशि कितनी है साथियों, 10,050 है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। कह रहे कि 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2500 रुपए खर्च किए और फिर इसको 12,300 रुपए में बेच दिया, तो हानि हुई है। तो कितनी हानि हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 18,000 रुपए में इसने खरीदा था और इसकी मरम्मत में उसने 2500 रुपए लगा दी, यानी कि फ्रीज जो उसको टोटल पड़ी है वो कितने की पड़ी है साथियों, वो उसको 20,000 रुपए 500 की पड़ी है, ठीक है ना। लेकिन 20,000 रुपए 20,500 रुपए की फ्रीज को वो 12,000 में बेचता है।
कितने रुपए का साथियों लॉस होता है। अगर हम बात करें कितने रुपए का लॉस होता है तो ये भी हम साथियों निकालने की कोशिश कर लेते हैं कितने रुपए का लॉस होता है। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं 8200 रुपए का लॉस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता कितने का लॉस हुआ तो 8200 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन अब यहां पर अगर साथियों बात करें 8200 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर लीजिए। लॉस हुआ है 8200 रुपए का, यानी कि कितने पर लॉस हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों 20,500 पर लॉस हुआ है तो 20,500 यहां आ गए। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 जाएगा 32 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों 41 की गुणा 4 से करोगे ना तो 164 आ जाएगा, जीरो का जीरो लगा दी, यानी कि 40% का जो होगा वो लॉस होगा। इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपके लिए एक चैलेंज है क्योंकि ये सवाल की अगर बात करें इसमें बहुत सारी साथियों दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर ये 64वें नंबर का ये सवाल है, लिखा हुआ है 2 गुणा 7 भाग 14, उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है, फिर 4 माइनस 5 है और फिर यहाँ पर साथियों ये भाग है, ये भाग है, फिर 4 गुणा 9 माइनस 11 है ब्रैकेट में, प्लस 2 है, उसके बाद माइनस 2 इंटू 6 है, उसके बाद साथियों क्या है भाग है 8 गुणा 3 है। तो इसको आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें आपको पता होगा कि प्लस माइनस गुणा भाग अगर है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, और लेकिन इन दोनों से पहले अगर ऑफ लग रहा है, ऑफ का मतलब वैसे गुणा होता है, तो सबसे पहले भाग से भी पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। अब ये 2 गुणा 7 लिखा हुआ ना साथियों, तो 2 गुणा 7 आपका ये लिख दिया, भाग लिखा है ना साथियों, तो एक काम करो ये गुणा है तो ये सबसे पहले सॉल्व हुआ, 14 छंग कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो ये 7 के भाग में यहाँ पर 56 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये माइनस हो गया, ये 5/4 यहां पर आ गया 5 भाग 4, और ये साथियों गुणा हो गया, यहां पर तो माइनस का 2 आएगा ना, तो भाई 9 में से 11 जा नहीं सकता तो आएगा तो माइनस का जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, उसके बाद माइनस, अब यहां पर क्या आ जाएगा 2 गुणा, ठीक है, और यहां पर साथियों 6 आ जाएगा। अब देखिए 8 3 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों 6 भाग 24, यानी कि यहां पर आपका 24 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, मैं कहूंगा बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए क्या होता है, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 8 56, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि यहां पर साथियों 1/4 आ जाएगा। अब माइनस यहां पर आ गया, अब यहां पर साथियों आप देखिए कि यहां पर क्या हो सकता है, देखिए आपकी समझ में साथियों इतनी चीज आ गई ना, ठीक है। अब देखिए इसको अगर कट करें तो 2 एकम 2 माइनस का 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर साथियों बात करें क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, लेकिन माइनस की इससे गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का साथियों 5/2 आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां पर साथियों अगर बात करते यहां पर आपका कैसे क्या आ जाएगा, देखिए अगर इसको कट करें साथियों इससे यहां पर 12 आ गया और 6 कम 6, 6 दूना 12 आ गया, तो मैं कहूंगा साथियों कि यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एक तो ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 हो गया, और साथियों माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक तरीके से साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 बचा है ना, तो 1/2 हमने ये यहां पर लिख लिया। अब इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 4 पंजे 20, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा साथियों, 20 और 2 आपका 22 हो जाएगा, और 4 दूना 8 ये आ गया, प्लस आपका ऐसा करो माइनस इधर ले आओ, आप क्या ले आओ इधर माइनस आप ले आओ और 1/2 ले लो, प्लस 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बटे आपका 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस आपका 2 चल ही रहा है। अब इसको अगर बात करें, इसको थोड़ा सा खाली करता हूं, यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। लिखा हुआ है साथियों 44 में से 8 जाएगा तो 36 बचेगा, 36/16 प्लस आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका 36 प्लस आपका 16 दूना 32 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको अगर साथियों में इरेज करूं तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए भाई यहां पर आपका ये 8 आ जाएगा और ये 68, यानी कि 68/16 आपका आंसर आ गया। अब इसको अगर हम और कैलकुलेट करें, किससे करें 16 से करें,
तो ये आ जाएगा 3 2 3 6 2 चौक 8 इतना आ गया। 2 से और कट करें तो 4 आ गया, और अगर कट करें साथियों 17 आ गया। इतनी बात क्लियर है। तो अब आपका आंसर 17/4 आना चाहिए। क्या 17/4 ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी कर सकते, देखिए 4 ये आ गया, 17 है ना, 4 चौक 16 हो गया, बचा 1, यानी कि 4 सही 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल होता है। देखिए मैथ में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, जिसमें समय ज्यादा लगता है, 1.5 मिनट भी आपका लग सकता है, लेकिन कुछ समय आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप जो टाइम टेकिंग वाले सवाल है उनको अगर आप सही कर देते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आसान सवाल तो आप कर ही लोगे ऑलरेडी, जो कठिन सवाल है उनको भी अगर आप कर देते हो तो मैथ में आपका पूरा स्कोर आएगा, जो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, यहां पर कहा जा रहा है कि यदि एक 7 फीट लंबे लड़के की छाया जमीन पर 21 फीट बनती है, यानी कि एक 60 फीट का एक 7 फीट का एक लड़का है, और इस लड़के की छाया जिसकी लंबाई 7 फीट है, इसकी जो जमीन पर छाया बनती है वो 21 फीट की बनती है। क्या 21 फीट की छाया बनती है? तो कह रहे कि तो कितने लंबे लड़के की या कितने लंबे व्यक्ति की छाया 15 फीट होगी? तो मैं कहूंगा x फीट लंबे की लड़के की छाया कितनी होगी साथियों? 15 यहां पर फीट होगी। अच्छा, एक काम यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप साथियों इसको कट कर सकते हो। कैसे कट कर सकते हो? अगर हम 7 एकम 7 और 7 तिया 21 कर दें, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 फीट लड़का, यहां पर लिख लेता हूं, मैं कह सकता हूं साथियों 1 फीट लड़के की जो छाया बनेगी वो कितनी बनेगी? वो 3 फीट बनेगी। क्या वो 3 फीट छाया बनेगी? इसका मतलब यही हुआ कि 7 फीट लड़के की छाया अगर 21 फीट बनती है तो 1 फीट लड़के की छाया कितनी बनेगी? 3 फीट बनेगी। ये हमने क्यों निकाला? ये हमने इसलिए निकाला ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई 21 फीट अगर छाया बन रही है, 15 फीट अगर छाया बन रही है तो उस लड़के की लंबाई कितने फीट में होगी। देखिए अब 3 फीट से 15 फीट बनाने के लिए हमने यहां पर 5 से गुणा किया, तो अगर हम साथियों लड़का निकालेंगे, लड़के की लंबाई कितने फीट होगी, तो साथियों इसकी 5 से गुणा कर देंगे तो यहां पर 5 फीट आ जाएगा। मैं कह सकता हूं 5 फीट लड़के की जो छाया बनेगी वो 15 फीट बनेगी। तो मैं कहूंगा साथियों यही तो पूछा गया कि कितने फीट लंबे व्यक्ति की छाया 15 फीट बनेगी। मैं कहूंगा 5 फीट लड़के की, जिसकी लंबाई होगी लड़के की 5 फीट, उसकी छाया 15 फीट बनेगी, यानी कि 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से साथियों इन सभी सवालों को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। कहने कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी ए स्टेशन से निकलकर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना, प्रति घंटे की चाल से साथियों स्टेशन बी तक पहुंचती है। ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछी जा रही। देखिए दूरी बराबर क्या होगा ये आपको भी पता है, दूरी बराबर साथियों होता है चाल गुणा समय। तो यहां पर अगर हम साथियों इसकी दूरी निकालें कि इसकी दूरी क्या निकलेगी, अरे भाई चाल भी पता है, देखिए दूरी निकालना है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी चाल की अगर बात करते हैं 70 है और समय कितना है 5 घंटे है, तो मैं कहूंगा इसकी दूरी कितनी निकलेगी? इसकी दूरी 7 पंजे 35 यानी कि 350 किलोमीटर निकलेगी। अब अगर हम यहीं पर इसकी बात करें तो ये क्या है साथियों, क्या आ जाएगा साथियों? 66 गुणा आपका 3 आ जाएगा। अरे भाई 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 3 घंटे में जा रही है, तो कितनी साथियों? 6 तिया 18 आपका हो जाए, 6 तिया 18, एक आपका 19 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों एक दूरी 350 है, एक दूरी 198 है, तो टोटल दूरी साथियों कितनी बनेगी? 8 बनेगी। और ये साथियों 14 का 4 आ जाएगा, और यह 4 और 5 यानी कि 548 किलोमीटर दूरी होगी। 548 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि ये क्या हो गया, किसके 5 गुणजों का औसत कितना है। मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर हम 13 शब्द लिख लें, क्या 13 नंबर लिख लें, यानी कि जो 13 के पहले 5 गुणज बनते हैं ना उनका औसत क्या होगा। अरे भाई 13 के पहले 5 गुणज क्या हो गए, एक तो 13 होगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, 13 पंजे 65, ये 13 के 5 गुणज हो गए। इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है, तो औसत पूछा जा रहा है कितनी संख्या है, 5 है, तो बटे में 5 आ जाएगा। इन सबको जोड़ देना, यानी कि इन सब में प्लस लगा दो। इन सबको अगर साथियों हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 और 6 9,
9 और 9 18, 18 19 20, 20 और 5 25, 25 का 5 आ गया, हासिल का 2 लग गया, ये 8 हो जाएगा, 8 और 7 13, 13 16, 16 17 18 19, यानी कि 195/5 यहां पर आ चुका है। तो अगर इसको कट करें साथियों, 5 3 15 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, यानी कि 39 जो निकलेगा वो 13 के पहले 5 गुणजों का औसत निकलेगा, और ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कह रहे कि 3 संख्याएं हैं, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। तो इन संख्याओं का अगर औसत 60 आता है तो तीसरी संख्या क्या है। मान लेते हैं साथियों वो 3 संख्या ये है, x अनुपात y अनुपात z। कहने के पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये कितनी हो जाती है साथियों, ये आपकी 3 हो जाती है। और कह रहे हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों, मान लीजिए ये अगर 2 है तो ये आधी है। अरे भाई यही तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की आधी है, तो दूसरी संख्या तीसरी की आधी कर ली। और उससे पहले कहा गया था पहली संख्या दूसरी की 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी वाली की 3 गुना है, यानी कि 3 गुना ये हमने कर दी। तो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात पता चल गया, 3:1:2। तो अब कहने कि अगर इन तीनों का औसत 60 है, यानी कि इनको अगर हम साथियों जोड़ देते हैं, ये 1 का x आ जाएगा, ये 2 का 2x आ जाएगा, इनको अगर जोड़ देते हैं तो इनका क्या औसत कह रहे हैं 60 हो जाता है। तो अगर इनका योग की अगर बात करें ना, तो 3 की 60 से गुणा करेंगे साथियों 180 आ जाएगा। अब इनको योगफल कर लो, 2x x 3x 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 6x, यानी कि 6x बराबर साथियों 180 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 180/6 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 6 3 18, यानी कि x बराबर 30 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है, यानी कि 2x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जब x बराबर 30 है तो 2x बराबर 60 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या साथियों क्या निकलेगी, 60 निकलेगी, यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किताबी भाषा में इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बड़ी अजीबोगरीब तरीके से, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सवाल करेंगे। देखिए कहने कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना, ये 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है ना, तो बराबर लगा लीजिए। क्या कहा गया है, 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को आपको पता है कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, सीपी लिखा जाता है, यानी कि 60 गुणा कॉस्ट प्राइस है ना साथियों, तो ये क्रय मूल्य लिख दिया मैंने। यानी कि जो 60% वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है 40% के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, तो ये साथियों एसपी हमने लिख लिया। अब ये साथियों क्रय मूल्य है, और अगर ये विक्रय मूल्य को इसके नीचे ले आए, यानी कि बटे में ले आए, यानी कि ये हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ये 40 हो जाएगा, ये 60 इसके नीचे आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 20 से अगर कट करें, 20 दूना 40, 20 तिया 60 हो जाएगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य 2 था तो विक्रय मूल्य 3 था। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 1 को प्रतिशत में बदलिए तो 100 से गुणा कराइए, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है जो कि 2 है। तो इसको कट करेंगे साथियों 50 आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 50% लाभ होगा, जो कौन से ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बतला दीजिए कि आपका यहां पर साथियों राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई, चलिए देखिए भाई, यहां पर अगर बात करें, लिखा हुआ है साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहेंगे 152 को क्या लिखा हुआ है साथियों, 152 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/11 बराबर है। अब 3 भाग है ना, 3 भागों को मान लीजिए पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, तीसरा भाग z है। तो कहने के 152 को 3 भागों में बांटा जाता है, और पहले भाग का यानी कि x का 1/5, तो x का साथियों क्या हो जाएगा 1। अब देखिए x का मतलब होता है गुणा 1/5, तो ये हो गया x का 1/5। और इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते बिल्कुल। अरे भाई x की गुणा 1 से हो जाएगी, तो x आएगा तो x/5 आ जाएगा। तो ये लॉजिक, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, एक स्टेप क्यों हम बढ़ाएं। कहने के पहले भाग का 1/5 यानी कि x का 1/5, तो x/5 आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं दूसरे भाग का 1/3 यानी कि y/3 यहां पर आ जाएगा। और तीसरे भाग का यानी कि z का
1/11 यानी कि Z/11 आ जाएगा। तो दूसरा और तीसरे भाग का योग क्या होगा? देखिए अब कभी भी साथियों अगर ऐसे आपके देखिए बराबर है, ये बराबर अगर कभी भी ऐसे आता है तो अगर आपको x अनुपात y अनुपात z का अनुपात ज्ञात करना हो तो यही होता है, 5:3:11 होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर इन तीनों भागों को जोड़े तो 152 आता है, यानी कि 5 3 8 8 और ये कितना हो जाएगा साथियों? 19 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा एक तरीके से साथियों? 19 हो जाएगा, यानी कि 19x बराबर कितना है साथियों? 152। 19x बराबर कितना है? 152 है। और अगर बात करते हैं साथियों 152/19 आ गया, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 19 से कम 19, 19 8 152 हो जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों 8 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि दूसरे और तीसरे भाग का योग क्या होगा? जब ये 3x है और ये साथियों 11x है, जब x बराबर 8 है तो 3x का मान कितना आ जाएगा? 8 3 24। x बराबर 8 है तो 11x का मान क्या आ जाएगा? 88। इन दोनों को जोड़ दो तो ये 12 आ जाएगा साथियों, ये आपका 11 आ जाएगा, यानी कि 112 कौन से ऑप्शन में है? तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर सी वाले में 112 है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम अगर आपका कुछ समय बाद है, मैं कहूंगा एक एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चंद बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। उन वीडियोस को अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बारीकी से साथियों देख लेंगे। अगर उन सभी चीजों को आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम की औकात नहीं कि आपको हरा पाए, या एग्जामिनर की औकात नहीं कि ऐसा प्रश्न पत्र बनाए कि आपको हरा सके। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को साथियों खत्म कर डालिएगा। और उसके अलावा एक 45 रुपीज में आपको पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि 2 पीडीएफ दी जा रही है। एक तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, पूरा 2024 का करंट अफेयर होगा, 1 लाइनर यानी कि क्वेश्चन जस्ट उसके सामने उसका आंसर। ऐसे ही साथियों 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं, जैसे पेपर पूछे जा रहे हैं वैसे 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। तो मैथ का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसे ही इंग्लिश का है उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, जीके का है उसके नीचे उसका आंसर। तो ऐसे 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके आप इन दोनों पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। तो एग्जाम से पहले साथियों सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाइएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका फतेह हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।